मित्रों, कुछ दिन पहले मेरी ओपीडी में रमीला बहन तकलीफ की एक लंबी लिस्ट लेकर आई कि मैडम कभी हाथ में झनझनाहट हो जाती है, कभी घुटनों में बहुत दर्द होता है, कभी सुबह उठते हैं तो शरीर जकड़ जाता है। कुछ समझ ही नहीं आता कि शरीर में इतनी सारी तकलीफें बार बार क्यों बदलती रहती हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको शरीर में इन सारी तकलीफों की जड़ वायु के बारे में बताने वाली हूँ। आयुर्वेद के महर्षियों ने कहा है कि ये शरीर 3 दोष, 7 धातु और 3 मल से बना है। 3 दोष वायु, पित्त और कफ, 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 3 मल मूत्र, पुरीश यानी स्टूल और स्वेद यानी पर्सपिरेशन। तो पूरा शरीर इन्हीं चीज़ों से बना है। इनमें सबसे मुख्य भूमिका 3 दोषों की है, वायु, पित्त और कफ। अब आगे बढ़ते हैं। महर्षि शार्ंगधर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, पित्तः पंगु कफः पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्। इसका मतलब ये है कि इस शरीर में पित्त कमजोर है, उसकी कोई खास ताकत नहीं है। कफ भी कमजोर है, वह भी खुद से काम नहीं कर पा रहा है, जबकि वायु इस शरीर में मुख्य रूप से काम कर रहा है। जैसे बादल होते हैं और उन्हें हवा जहाँ खींच कर ले जाती है वहीं बारिश होती है, उसी तरह इस शरीर में हर प्रक्रिया का मूल वायु है, जो पित्त और कफ को खींचकर जहाँ चाहे वहाँ ले जाती है। अगर आपने एक बार वायु को समझ लिया तो ज्यादातर बीमारियां खुद ही कम हो जाएंगी। आयुर्वेद में हर दोष से होने वाले रोगों की एक लिस्ट दी गई है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि सबसे ज्यादा रोग वायु के कारण होते हैं। वायु से होने वाले रोग 80 है, पित्त से होने वाले रोग 40 है और कफ से होने वाले रोग 20 है। यानी मैक्सिमम सबसे ज्यादा 80 प्रकार के छोटे बड़े रोग वायु के कारण होते हैं। अब मित्रों, मुझे आपको समझाना है कि वायु यानी क्या। वायु यानी आपको जो पेट में गैस फील होता है उसकी बात नहीं, बल्कि शरीर की बनावट में एक वायु तत्व है जिससे वात दोष बनता है। ये वायु शरीर में हलचल की प्रक्रियाएं करता है और बहुत सारी छोटी बड़ी प्रक्रियाएं करता है, जिसके कारण शरीर अपना स्वास्थ्य बनाए रखता है। आचार्य भेल ने तो बहुत सुंदर बात बोला है कि यावत् तिष्ठति वातो ही देहे तावत् तु जीवति। जब तक इस शरीर में वायु टिका हुआ है तब तक जीवन संभव है। अगर यह वायु निकल जाए तो किसी भी इंसान के लिए जीवित रहना असंभव हो जाता है। अब मजे की बात यह है कि शास्त्रों में वायु की जितनी सारी क्वालिटीज बताई गई हैं, वो आज के ज़माने में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जिन नर्व इम्पल्सेस को जिम्मेदार माना जाता है, न्यूरॉन्स जिन कामों को करते हैं, उनमें भी बहुत सारी समानताएं दिखाई देती हैं। तो एक अच्छी सी तुलना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शास्त्रों में वायु के बारे में क्या कहा गया है और मॉडर्न साइंस नर्व इम्पल्सेस के गुणधर्मों के बारे में क्या कहती है। वायु के बारे में कहा गया है कि वह स्वयंभू है। नर्व इम्पल्सेस के बारे में कहा गया है कि वे सेल्फ ओरिजिनेटेड होती हैं। वे कहाँ उत्पन्न होती हैं ये अब तक किसी को पता नहीं चला। वायु के लिए कहा गया है कि उसमें चलत्व का गुण है, वह कभी रुकती नहीं, लगातार मूवमेंट करती रहती है। तो नर्व इम्पल्सेस के लिए भी कहा गया है कि वे लगातार गतिशील रहती हैं, कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट चलती ही रहती है। वायु के बारे में कहा गया है कि वायु अमूर्त है, यानी उसे देखा नहीं जा सकता। नर्व इम्पल्सेस के बारे में कहा गया है कि वो इनविजिबल होते हैं। वायु में एक गुण है शीघ्र गति, तो नर्व इम्पल्सेस का विशेष गुण है स्विफ्ट मूवमेंट, यानी वायु हो या नर्व इम्पल्सेस दोनों गतिशील होते हैं। और रास्ते में कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध आ जाए तो निश्चित रूप से वह किसी भी भयंकर न्यूरोलॉजिकल डिजीज को इनवाइट करता है। वायु का गुण है गति और गंधन, यानी मूवमेंट करना और सेंस करना। इसी तरह सामने नर्व इम्पल्स में भी 2 गुण होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का काम। दैट्स इट। तो दोस्तों, आप जरा सोचिए कि वर्षों पहले आचार्यों ने वायु के जो गुण बताए थे वे आज के समय में मॉडर्न साइंस द्वारा बताए गए नर्व इम्पल्सेस से कितने मिलते जुलते हैं। अब सवाल ये है कि शरीर में जब जब वायु बढ़ती है तब तब कैसी तकलीफें होती हैं। एक बार हम देख लेते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब जब शरीर में वायु बढ़ती है
तब या तो शरीर में जकड़न आ जाती है, शरीर स्टिफ हो जाता है। एक जगह बैठने के बाद जब उठना होता है तो लगता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा। सुबह नींद से उठते समय भी ऐसा लगता है कि पूरा शरीर जकड़ गया है या फिर शरीर में खालीपन सा महसूस होता है। टिंगलिंग, नमनेस, ऐसा लगता है कि शरीर में मूवमेंट हो ही नहीं रही। फिर हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलाओ तो थोड़ी राहत मिलती है, या फिर शरीर में कंपन आता है, ट्रेमर्स। किसी भी हिस्से में ऐसा महसूस होता है कि वो भाग कांप रहा है। कभी दर्द होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में खिंचाव रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियां दुखती हैं, और कभी लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, यानी आपका कोई अंग कम काम करता है या बिल्कुल काम नहीं करता, जैसे कि पैरालिसिस में देखा जाता है। तो वही एक वायु शरीर में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। किसी एक जगह वह वायु जमा हो जाए तो वो शरीर में रोग का रूप ले लेती है। शरीर में आमतौर पर जब वायु बढ़ती है तो इसके अलावा और क्या क्या होने की संभावना है, इस पर एक नजर डालते हैं। चमड़ी रुक्ष हो जाती है, ये वायु का गुण है। रुक्ष यानी ड्राइनेस आ जाती है। दूसरा, जोड़ों में कड़कड़ आवाज आती है और जोड़ दर्द करते हैं। तीसरा, मल आपका सख्त आता है। जब आप मल त्याग करने बैठते हैं तो जोर लगाना पड़ता है और कठोर मल होने की फीलिंग आती है। चौथा, शरीर में विषमाग्नि देखी जाती है। विषमाग्नि मतलब कभी भूख लगती है और कभी नहीं लगती। जब भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा ही खाते हैं और तुरंत पेट भर जाता है, यानी पाचन तंत्र पर इसका सीधा असर पड़ता है। और यही वायु जब कभी दिमाग में चढ़ती है तो बहुत सारे विचार आने लगते हैं, लगातार तंद्रा जैसी अवस्था लगती है। सो भी जाएं तो गहरी नींद नहीं आती और मन जैसे अंदर ही चलता रहता है, ऐसी अनुभूति होती है। जिन महिलाओं के शरीर में वायु बढ़ जाती है उन्हें पीरियड के समय काफ़ी तेज दर्द होता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल जो युवाएं जिम के क्रेज में हैं, ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम, ज़्यादा साइकिलिंग और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से वायु निश्चित रूप से बढ़ती है। इस बात को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और महर्षियों ने कहा है कि अपने शरीर की आधी शक्ति जितनी खर्च हो, बस उतना ही व्यायाम करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं वायु बढ़ी हुई है। अब सवाल ये है कि इस वायु को दूर करने के लिए क्या किया जाए। वायुजन्य रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद के महर्षियों ने जिस चीज को सबसे श्रेष्ठ बताया है वह है तिल के तेल का सेवन। जहाँ जहाँ तेल के उपयोग की बात आती है वहाँ आयुर्वेद के महर्षियों ने तिल के तेल को ही प्रमुख माना है। इसका मतलब खाने में तिल के तेल का उपयोग बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अपने रोज के भोजन पर ऊपर से 1-2 चम्मच कच्चा तिल का तेल डालकर खाना। इसके अलावा तिल के तेल का अभ्यंग यानी पूरे शरीर पर तिल के तेल से मालिश करना वायु प्रकृति वाले लोगों के लिए खासकर सर्दियों और बरसात में ये ज़रूर करना चाहिए। अगर समय कम हो तो कम से कम 3 जगह सिर, नाक और पैरों के तलवों पर तिल का तेल लगाना चाहिए। सिर में तिल के तेल को बेस बनाकर बने हुए हेयर ऑयल का ही उपयोग करें। सोते समय नाक में तिल के तेल के 1-1 या 2-2 बूंदें डाल सकते हैं और रात में पैरों के तलवों पर तिल का तेल मल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें वात को कम करती हैं, शरीर की वायु घटाने में अत्यंत प्रभावी हैं। खाने में मधुर, अम्ल और लवण यानी मीठा, खट्टा और नमकीन, ये 3 रस मुख्य रूप से वातनाशक हैं, इसीलिए इनका उपयोग बढ़ाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैडम, खटास तो आप जोड़ों के दर्द में बंद करवाते हो। हाँ, आप आंवले की खटास ले सकते हैं, लेकिन जब जोड़ों का दर्द जैसी तकलीफ हो तो जहाँ तक हो सके नींबू और टमाटर की खटास को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा खाने में गरम, ताज़ा और स्निग्ध यानी तेल और घी वाला वातनाशक होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जिन्हें भी वायु के रोग होते हैं उन्हें हम दानों वाली सब्जियां कम खाने को कहते हैं, जैसे चवली, मटर, छोले, सेम की फली, अरहर, मूंग और मूंग की दाल को छोड़कर बाकी सभी कठोल कम मात्रा में खाने चाहिए। मैदा और फर्मेंटेड चीज़ें वात बढ़ाती हैं, इसलिए हो सके तो इन चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए।
वायु को दूर करने के लिए आयुर्वेद के महर्षियों ने जो ब्रह्मास्त्र बताया है वह है पंचकर्म में आने वाली बस्ती चिकित्सा। मित्रों, जैसे बच्चे का झूला हो और हम रोज झूला झूलाते हैं और उसमें से आवाज़ आए तो उसमें तेल डाल देते हैं ताकि आवाज़ बंद हो जाए, उसी तरह जब हम मलद्वार के रास्ते औषधीय तेल या काढ़ा शरीर के अंदर डालते हैं तो उस प्रक्रिया को बस्ती कहा जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्म में बस्ती को आदि चिकित्सा कहा गया है। यानी बहुत साफ कहूँ तो कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें जब इंसान थक जाता है, हार जाता है और अलग अलग दवाएं असर नहीं करती, वहाँ विभिन्न औषधियों से बनी बस्ती बेहतरीन परिणाम देती है। लेकिन हाँ, यह बस्ती हमेशा किसी पंचकर्म वैद्य की देखरेख में ही कराई जानी चाहिए, इसे कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा शरीर स्वस्थ हो या रोगग्रस्त, दोनों ही स्थितियों में वायु का बहुत बड़ा महत्व है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आप थोड़ा इसका विचार करें और छोटी मोटी वायु की परेशानियों में घबराएं नहीं। अगर कभी कुछ समझ ना आए या कोई दिक्कत लगे तो आप हमारी ऑनलाइन टीम को अपनी समस्या बताकर डायग्नोसिस करवा सकते हैं। धन्यवाद।